गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आज आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमी या अर्थशास्त्र। ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इसका अपना एक अलग ही महत्व है और इसको इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि ये हमारे दैनिक उपयोग में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका अहम रोल है। आइए इस बात को हम समझते हैं कि सर ये अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र हम लिख देते हैं यहाँ, ये अर्थशास्त्र लिख दिया हमने और अर्थ प्लस शास्त्र से बना है ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा का शब्द है और यह जो है अर्थ प्लस शास्त्र से बनकर बना है, मिलकर बना है। अर्थ मतलब है आपका धन, पैसा, प्लस शास्त्र मतलब किसी चीज़ का अध्ययन करना। इसका मतलब ये हुआ कि धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। सर धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है तो इसकी मूलभूत प्रकृति को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अगर आसान भाषा में आपसे कहूँ कि आज के टाइम पे जो सारी चीज़ टिकी हुई है रोज़मर्रा की, वो धन पर ही टिकी हुई है। जैसे कि अगर हम किसी एक विशेष घर की बात करें तो उसमें अगर चीनी लानी है, तेल, नमक या और कोई दीगर सामान जो घर के लिए उपयोगी होते हैं, उन सब में एक विशेष चीज़ का रोल होता है पैसे का, धन का रोल होता है। तो धन पर अध्ययन करना या धन का किस जगह कैसे यूज करना है या इसके साथ साथ क्या चीज़ समझनी है, एक बार उसको हम देखते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब है धन प्लस अध्ययन, धन पर अध्ययन किया गया। और अर्थशास्त्र में जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले जो बात की जाएगी उत्पादन की। उत्पादन मतलब कितनी चीज़ हमारे पास पैदावार हो रही है, कितनी चीज़ हमारे पास है और हम उसका जो किस हिसाब से विनिवेश कर रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं। उत्पादन प्लस उपभोग प्लस मैं आपसे कहूँ मुद्रा मतलब पैसा, मुद्रा पर नियंत्रण। ये बातें हम जो है इसमें पढ़ेंगे और इसको हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ये हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं और आर्थिक क्रियाओं में ये तीनों बात बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अर्थशास्त्र हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र का मतलब है धन प्लस अध्ययन, धन पर अध्ययन करना। ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसके अंदर जिसके बारे में हम समझेंगे, एक उत्पादन के बारे में, एक उपभोग के बारे में और एक मुद्रा पर नियंत्रण के बारे में। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम समझेंगे और मैं आपसे कहूँ कि सर ये बात तो आपकी सही है कि इन तीनों चीज़ों पर हम अध्ययन करेंगे, इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन अगर अर्थशास्त्र के जनक की बात की जाए, मैं आपसे कहूँ कि इसको अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ये इसी के नाम है और इसको इंग्लिश में इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्लियर है बात? इसके जनक हैं या मैं कहूँ कि फादर ऑफ इकोनॉमी, तो उस व्यक्ति का नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है उस व्यक्ति का? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को दुनिया में अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। पूरी दुनिया में अगर अर्थशास्त्र को सही मायने में समझाने किसी ने कोशिश की तो उस व्यक्ति का नाम था एडम स्मिथ और इसने एक किताब लिखी अपनी, वेल्थ ऑफ नेशन। इसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब में इसने समझाने का प्रयास किया है वेल्थ ऑफ नेशन में कि इकोनॉमी क्या है और ये किताब आपकी आई 1776 में। हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, इसका जो फादर है या इसके जो जनक हैं वो है एडम स्मिथ और ये इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री हैं। ये इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री हैं और 1776 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशन में लाई, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब में उन्होंने समझाया है कि इकोनॉमी क्या है या अर्थशास्त्र क्या है, इसको कैसे समझना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक? इससे आगे की हम अगर बात करें तो ये तो हो गए फादर ऑफ जो है इकोनॉमी।
दुनिया में अर्थशास्त्र के फादर किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। अगर वहीं हम इंडिया की बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी का फादर किसको माना जाता है, तो आप बताएंगे मुझे। उस व्यक्ति का नाम है अमर्त्य सेन। उस व्यक्ति का नाम है अमर्त्य सेन। हमने भी एक व्यक्ति की बात की, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को तो पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिस्ट आज चल रही है, जो अर्थशास्त्री हैं या अर्थशास्त्र का फादर उनको कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और इंडिया की अगर बात की जाए तो उस व्यक्ति का नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को इंडिया की अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का जनक अमर्त्य सेन को माना जाता है। सर ये अर्थव्यवस्था है, इसको हम कैसे मतलब समझेंगे कि क्या चीज़ हम इसमें कर रहे हैं? तो अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। इसको पढ़ने की समझने की तो क्रियाएं हैं। अच्छा, इसमें अमर्त्य सेन की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री आए हैं। इंडिया की इकोनॉमी का जनक अमर्त्य सेन को माना जाता है, ये एक बात क्लियर हो जाती है। लेकिन इनके बाद बहुत सारे अर्थशास्त्री और आएंगे, जैसे दादा भाई नौरोजी, जैसे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन सभी लोगों का अपना अलग अलग योगदान देखने को मिलता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अमर्त्य सेन जी की। इनको जो है भारत के अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और आइए हम देखते हैं कि इकोनॉमी को कितने भागों में पढ़ा जाता है। तो इकोनॉमी जो है, अर्थशास्त्र जो है या अर्थव्यवस्था जो है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमी, और एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमी। ये दो इकोनॉमी है। अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा है। अच्छा, इससे पहले हम एक बात और समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो कितने तरीके से जो है पूरी दुनिया के अंदर फॉलो की जाती है। तो दो तरीके से फॉलो की जाती है। एक प्राइवेट तरीके से, एक प्राइवेट वाली होती है जिसको पूंजीवादी लोग मानते हैं, और एक होती है आपकी सरकारी को मानते हैं समाजवादी। सर क्या मतलब है इस बात का? तो मैं आपसे बताऊं कि दुनिया में दो तरह की अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाता है। एक है प्राइवेट अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर जितना भी विकास होगा उसकी जिम्मेदारी मतलब प्राइवेट है तो पूंजीवादियों के हाथ में होगी। मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी, और भी और उद्योगपति हैं जैसे अजीम हासिम प्रेमजी है या रतन टाटा हैं। तमाम लोग हैं, इन पूंजीपतियों के हाथ में जो है हमने अर्थव्यवस्था को हम दे दें। कह सकते हैं हम कि जिस देश के अंदर सारी अर्थव्यवस्था प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी उस अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस देश में सारी अर्थव्यवस्था या सारी चीज़ें सरकारी होंगी, जैसे कि रेलवे सरकारी हो, स्कूल सरकारी हो, सारी चीज़ सरकारी होंगी, तो हम कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था समाजवादी या सरकारी अर्थव्यवस्था है। तो हम जिस अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, इंडिया जिस अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है उसको मिक्सचर अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्सचर इकोनॉमी कहते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित का मतलब हमारे देश में दोनों ही तरह को फॉलो किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ प्राइवेट भी है तो सरकारी भी है। जैसे रेलवे हमारे यहाँ सरकारी है तो रेलवे को हमने प्राइवेट भागों में भी दे दिया है। जैसे हमारे यहाँ एयरलाइन थी जो कि सरकारी थी, अब प्राइवेट हाथों में चली गई है, लेकिन प्राइवेट भी अलग से थी। तो हम दोनों तरीकों को एक साथ लेकर चलते हैं, मिलाकर चलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इंडिया की वो मिश्रित है। इसमें एक जो है काम ये देखा गया या एक कंडीशन ये आई कि अगर हम सारी चीज़ पूंजीपतियों के हाथ में दे दें तो जो कुछ उद्योगपति हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए गरीबों का मिसयूज भी कर सकते हैं, उनको दबा भी सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि सारी चीज़ अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, सारी चीज़ प्राइवेट के हाथों में हो, तो वो जो चाहेंगे वो रेट रखेंगे, वो जो चाहेंगे जिस व्यक्ति को काम पे रखेंगे। लेकिन वहीं अगर चीज़ें सरकार के हाथ में भी हैं तो सरकार एक फिक्स कर देती है कि SC ST वालों को इतनी वैकेंसी हम देंगे, जनरल वालों को इतनी देंगे, OBC वालों को इतनी देंगे, और जो लोग गरीब तबके के हैं उनको हम राशन फ्री देंगे, खाने की चीज़ें फ्री देंगे हम, या कोई अपाहिज है या किसी भी तरीके से जो है वो दिव्यांग है तो हम उसको नौकरी की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएंगे। तो मतलब हम सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, अमीर को भी और गरीब को भी। अगर हम किसी एक बात को मानने लगे या हम सारी चीज़ समाजवादी करते हैं, सरकारी करते हैं हर चीज़ को, तो जो व्यापारी हैं या जो उद्योगपति हैं उनका धंधा चौपट हो जाएगा, वो धंधा नहीं कर पाएंगे।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि जितने भी आमदनी होगी, जितना भी जो है पैसा आएगा, वो सब किसके पास जाएगा? सरकार के पास, और सरकार उसको अपने हिसाब से खर्च करेगी, अपने हिसाब से देगी। तो इसीलिए हमने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को माना है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। जिस अर्थशास्त्र को या जिस अर्थव्यवस्था को हम मानते हैं, वह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताइए इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। ऑप्शन होंगे पूंजीवादी है, या समाजवादी है, या मिश्रित है। हिसाब से अपना वेतन दो और हम सारी चीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। लेकिन वहीं अगर सरकार की बात की जाए तो वो जो है सरकार के ही हैंड ओवर सारी चीज़ रहेंगी। लेकिन एक टाइम आ जाता है 1991, एक टाइम आ जाता है 1991, 1991 में रूस जो है 15 देशों में टूट जाता है। और जैसे ही रूस के अंदर से छोटे छोटे 15 देश बनते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, और ये ऐसे जो देश निकलते हैं इसमें से अलग अलग, तो उन देशों में फिर जो है इस अर्थव्यवस्था को माना जाता है ऊपर वाली को, या प्राइवेट अर्थव्यवस्था को माना जाता है, या एक खुली नई मार्केट का उदय होता है। एक खुली मार्केट आती है या ओपन इकोनॉमी आती है। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये है कि अब किसी भी देश में कोई भी कंपनी जा सकती है, व्यापार कर सकती है, और वो सरकार को कुछ देगी अपना टैक्स, और जो है वो अपना भी लुत्फ उठाएगी और वहाँ के लोगों को रोजगार देगी। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, एक कंपनी आई पेप्सी की इंडिया में। पेप्सी की कंपनी इंडिया आती है। इंडिया जब वो आएगी तो जगह तो वहाँ से नहीं लेकर आएगी ना, जगह तो इंडिया में आके लेगी। जब वो जिस जगह को खरीदेगी, अगर वो जगह सरकारी है तो सरकार को पैसा देगी, अगर वो जगह सरकारी नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति की है, तो उसको पैसा मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, उस जगह पे पहले काम होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, कुछ बिल्डिंग्स वहाँ बनेंगी। तो जो बिल्डिंग वहाँ बनेंगी उसमें काम करने वाले कोई विदेश से तो नहीं आएंगे, यहीं के मजदूर होंगे, तो यहाँ के मजदूरों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, रोजगार मिलने का साथ जो मटेरियल होगा, जो रॉ मटेरियल होगा, जिसमें ईंट है, सीमेंट है, पत्थर है, ये यहीं से लिए जाएंगे। तो यहाँ के जो टाले हैं, जो यहाँ व्यापारी काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा। अच्छा, जब यहाँ कोई कंपनी आई तो उसने पेप्सी बनाई, तो पेप्सी को पिएगा कौन? इंडिया के लोग पिएंगे, तो पैसा भी आएगा, लोग सीखेंगे भी, और इसका कुछ हिस्सा इस कंपनी के पास जो इसकी आमदनी होगी, इसका कुछ परसेंट जो है सरकार को भी दिया जाएगा। 1991 में जो है खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया में लागू हो जाती है, और उसको ही हमने फॉलो किया, और तब हमारी इकोनॉमी आज इस स्पीड से या इस गति के साथ कार्य कर रही है। अभी जब इसको हम डीपली समझेंगे तो हम बात करेंगे। अभी फिलहाल में समझ रहे थे कि अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र का मतलब मैंने आपको बताया क्या मतलब है, क्या क्या इसमें पढ़ा जाता है, और फिर मैंने आपसे कहा कि जो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, ये 2 तरीके की पाई जाती है अमूमन, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। पूंजीवादी का मतलब है सारी चीज़ प्राइवेट हो, और समाजवादी का मतलब है सारी चीज़ सरकारी हो। जैसे हमारे इंडिया में नौकरी भी है सरकारी, प्राइवेट भी हैं। हमारे इंडिया में रेलवे है सरकारी, प्राइवेट भी हैं। अगर मैं बात करूं, इंडिया में स्कूल है, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। मतलब दोनों ही चीज़ों को हम मिलाकर एक साथ चलते हैं। यह है इंडिया की इकोनॉमी। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, आप समझ गए यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ, अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में और इंडिया में भी। तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा दूं कि एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। माइक्रो अर्थव्यवस्था किसी व्यक्ति से संबंधित है, एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति मतलब हम कह लें कि एक आदमी से या एक इंसान से संबंधित है। वहीं अगर मैक्रो अर्थव्यवस्था की बात की जाए
तो ये देश से संबंधित है, मुल्क से। सर क्या कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रही बात, अभी आएगी समझ में आराम से। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था देखिए। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल दूं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है नरेश। नरेश जो है मंथली 20,000 रुपया कमाता है। 20,000 ये कमाएगा तो ये अपना जो बजट बनाएगा ना, ये अपना जो बजट बनाएगा ये 20,000 से बनाएगा कि मैं 20,000 कमाता हूँ, मुझे इन 20,000 में अपने घर का खर्चा चलाना है, खाना भी खाना है, घर के जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो भी लेकर आनी है, वस्त्र भी पहनने हैं, आगे तरक्की भी करनी है। जैसे मान लेते 10,000, 20,000 में से 10,000 तो इसके खर्च हो जाते हैं मान लो खाने पर इसकी फैमिली के, और मान लेते हैं हम कि 5,000 रुपये की इसकी कोई EMI चली जाती है। EMI मतलब इसने कुछ ना ले रखा होगा, कार वार ले रखी होगी, कार इसने ले रखी है तो उसकी EMI पर मंथ चली जाती है। 15,000 हो गए, 5 बचे। मान लेते 2,000 की इसकी एक और EMI चली जाती है, वो मान लेते हैं हम अब इसकी बाइक की होगी, बाइक भी इसने ले रखी होगी EMI पर ही, लोन पर ही ले रखी होगी। इसके पास 2,000 बचे तो ये चाह सकता है कि या तो उन 2,000 को बैंक में जमा कर दे। इसका नियम होगा या सोच ले कि भैया मैं एक टीवी और ले आता हूँ LED बड़ी, उसकी भी EMI चली जाएगी। तो पहले इसने पैसा कमाया, इसके पास आया, उसके हिसाब से इसने अपने बजट को फिक्स किया कि मुझे इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना यहाँ खर्च करना है, इतना इस जगह खर्च करना है, और ऐसे मुझे अपनी इकोनॉमी को साथ में अर्थव्यवस्था बनाकर रखनी है। ऐसा नहीं हो कि 20,000 कमाए और मैंने कहा आज 20,000 कमाए, चलो भैया कुल्लू मनाली घूमने चलते हैं या गोवा घूमने चलते हैं, 20,000 खत्म कर दिए और घर लौट कर आए तो पता लगा कि अब तो खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, 1 महीने वेट करो तब हमें सैलरी आएगी। ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये घूमने भी जाएंगे तो पहले 10,000 अपने खाने के लिए निकालेंगे रोजमर्रा के लिए, अब 10,000 बचते हैं तो सोचेंगे यार 10,000 तो कम है गोवा घूमने के लिए, अगले महीने 10,000 और बचा लूँ फिर मैं गोवा घूमने जाऊँगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले बच्चा कोई भी व्यक्ति अपनी आमदनी कमाएगा, उसकी आमदनी जो होगी, उसकी जो सैलरी होगी, उस सैलरी के बेस पर वो खर्चा कम करेगा या अपना बजट तय करेगा कि मुझे कहाँ कहाँ कैसे खर्च करना है। लेकिन वही बात अगर एक देश की जाए, एक देश या एक मुल्क की बात की जाए, तो पहले यहाँ पर ना हमको बजट बनाना होता है या हमको फिक्स करना है कि हमें कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। समझ में आ रही है? पहले हमको विकास दर फिक्स करनी है, विकास दर तय करनी है कि हम इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे, इतना पैसा। जैसे कि मान लेते कि देश आज़ाद हुआ हमारा, इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हमने अपनी जब अर्थव्यवस्था बनाई या इकोनॉमी बनाई, जैसे आज बजट पेश हुआ है, आज हमारे जो है असेंबली में बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, 1 फरवरी है, अप्रैल कहाँ से आ गया। तो आज बजट पेश किया गया है और निर्मला सीतारमण ने तो बताया है कि हमने अब इतना निवेश इसमें करेंगे या इतना निवेश इसमें करेंगे या इस डिपार्टमेंट में इतना निवेश करेंगे। तो पहले फिक्स किया जाता है कि हमें कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है। जैसे मैं कहूँ कि हमारे देश के अंदर 1947 में 300 स्कूल हैं सरकारी। अब 300 स्कूल में तो हमारे देश के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो हमने फिक्स किया कि हम 1947 में ये फिक्स करते हैं कि हम 1948 तक 500 स्कूल बना देंगे। एक बात, हम हॉस्पिटल 300 से 500 कर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, एक बात। ऐसे हमने हर चीज़ के फिक्स किया कि हमें इतना विकास करना है। जब ये हम फिक्स कर देंगे कि 1 साल का हमें टारगेट है, इतना हमें विकास करना है, अब हम पैसे जुटाएंगे, कहाँ कहाँ से पैसे जुटा सकते हैं या कहाँ कहाँ से पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब पैसे प्राप्त करने के लिए सरकार के पास एक तो होता है टैक्स, वो टैक्स लगाएगी उद्योगपतियों पर। बात समझ में आ रही है? वो टैक्स लगाएगी। टैक्स जैसे अभी अमूमन चलता है, जैसे हम अगर कुछ खाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ हम लेते हैं तो उस पर टैक्स होता है ना। और भी हम जैसे वस्त्र लेते हैं उस पर भी टैक्स होता है, हम पेन एक मार्कर लेते हैं इस पर भी टैक्स होता है। तो इस टैक्स का पैसा भारत सरकार के पास जाता है, भारत सरकार इसमें अपना जो है निवेश करती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी बात की जाए कि टैक्स से मान लो हमको ज़रूरत पड़ गई 500 रुपया की, कि हमारे पास टैक्स आ जाता है, ठीक है भाई टैक्स आ गया, लेकिन अब भी हमारे पास 500 रुपया कम हो रहे हैं। तो अब सरकार क्या करेगी? RBI से लोन लेगी। किससे लोन लेगी? RBI से लोन लेगी सरकार, RBI से। RBI कह रहे हैं भैया तुम यही करते हो, हर बार लोन ले देते हो और फिर देते हो नहीं पैसा। RBI जानते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में नोट छापने का काम करती है। आप हर बार यही कहते हो और पैसा ले लेते हो हमसे, फिर वापस नहीं करते हो। अब हुआ क्या कि देश के अंदर हमको विकास करना है भाई, टैक्स आ गया, टैक्स से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको विकास करना है, स्कूल बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाने ही हैं, बच्चे पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट छापने का काम करते हैं उससे नोट छपवा लिए हमने। ठीक है साहब, नोट छप के आ गए। नेहरू जी ने कहा कि भैया ऐसा कीजिए, आप 10 करोड़ रुपये छाप दीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ रही है देश में। 10 करोड़ रुपये जब देश में आएंगे तो किसको दिए जाएंगे, उन लोगों को दिए जाएंगे। भाई जो इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या कहीं स्कूल बनाने का काम चल रहा है, कहीं सड़कें बनाने का काम चल रहा है, कहीं पे हॉस्पिटल बनाने का काम चल रहा है, तो उनको पैसा दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। उन पे मान लो पैसा आ गया। अब मान लो पैसा आ गया किसी व्यक्ति पर 10,000 या 5,000, कुछ भी मान लेते हैं, आ गया किसी व्यक्ति को पैसा। अब इस पैसे को ये कहीं खर्च करना चाहेगा ना, ये सोचेगा भाई मैं तो ठेकेदार हूँ, मुझे 10,000 मिल रहे हैं, तो अब मुझे बाइक पर जाने में मज़ा नहीं आता, अब मैं कार से जाना चाहता हूँ, तो ये कार खरीदने के लिए पहुँचेगा। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम आयात निर्यात पर ही टोटल जो है डिपेंड थे। हम सामान बाहर से खरीदा करते थे और फिर उसको अपने देश में लाया करते। जैसे मान लो कार है, हमने दूसरे देश से कार मंगाई 100 कार हमारे देश में आ गई, 100 कारों को हम बेच रहे हैं, लेकिन वही हमने 10-10 हज़ार रुपये तमाम ठेकेदारों को बांटने पड़ेंगे, काम बंद हो जाएगा। तो इन सबके दिमाग में आया कि भैया ऐसा करो, कार खरीद लेते हैं हम। हमारे पास कार आई है 100 और खरीदने वाले लोग हैं हमारे पास 300। अब बताइए 300 लोग 100 कारों को लेना चाहते हैं तो क्या होगा, कारों को तोड़ेंगे क्या कि आधी तू ले ले आधी मैं ले लेता हूँ, या ऐसा करते हैं भैया कि 5 दिन तू चलाया कर 5 दिन मैं चलाया करूँगा, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। या तो कार को एक ही व्यक्ति लेगा एक कार को, फिर क्या होगा, इस कार की कीमत मान लो हमने एक कार की कीमत मान लो 1 लाख रखी है, तो अब इस कार की कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी, 1.5 लाख करनी पड़ेगी, या 2 भी कर सकते हैं हम, 2 लाख भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं, तो इसकी कीमत बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों के पास, जनता के पास पैसा पहुंच गया और पैसा अधिक पहुंचने से लोगों की डिमांड बढ़ गई। क्या बढ़ गई, मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। बोला भाई कार में जाऊंगा मैं यार, हाँ यार कार में जाऊंगा भाई, मैं 10,000 कमा रहा हूँ और मैं ठेकेदार हूँ और मेरे जो नीचे काम करते हैं वो खुद बाइक से आते हैं, तो मेरी इतनी हैसियत नहीं मैं कार से जाऊँ, कार खरीदूंगा चाहे कुछ किया है। और शोरूम वाला कह रहा है भैया 100 कार हमारे पास है, लेने वाले 200, कैसे काम चलेगा। तो एक कह रहा है क्या रेट है इसकी, उसने कहा 1 लाख है कार की रेट, दूसरा कह रहा है मैं 1.5 लाख दूंगा या मैं 2 लाख दूंगा, कोई कह रहा है मैं 2.5 लाख दूंगा, कार में यही लूँगा। तो अब क्या होगा, जिस वस्तु की कीमत, जिस सामान की कीमत जो हमने 1 लाख रखी थी उसको मजबूरन बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है। मार्केट में एक मैसेज ये जा रहा है कि भैया जो कार पहले 1 लाख की थी ना अब 2 की हो गई, देखो महंगाई कितनी बढ़ गई। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि आपकी डिमांड का बढ़ जाना और हमारे पास सामान की आपूर्ति होना, उसकी पूर्ति ना कर पाना या कम तादाद में होना, ऐसे महंगाई बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए महंगाई भी बढ़ती गई। हमने आरबीआई से हम पैसा लेते गए, फिर एक बार समझ में आया, नेहरू जी ने कहा कि भैया ये क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो ठेकेदार हैं वो तो कारों में ही सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। ये तो कार का एग्जाम्पल है। मान लीजिए अमरूद हो, अमरूद मान लेते हैं, अमरूद है भैया, अमरूद है, अमरूद लेने के लिए एक ठेकेदार जाएगा और एक आम व्यक्ति जाएगा, उसके पास अमरूद है ही कम 1 किलो। अब जो मजदूर है वो 300 रुपये कमा के लाया है और जो ठेकेदार है वो 1,000 कमा के लाया है, वो कहेगा 1 किलो अमरूद मुझे चाहिए, मजदूर कहेगा मुझे चाहिए। तो मालिक क्या कहेगा, भैया जिसके जो ज़्यादा मुझे पैसा देगा उसको मैं दे दूंगा अमरूद। जिस अमरूद की कीमत 20 रुपया किलो होनी चाहिए वो अमरूद भैया 50 में चला गया। क्या हुआ, महंगाई बढ़ी। जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ने लगी वैसे वैसे महंगाई बढ़ने लगी। एक बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करके चलना है तो हमने पहले पढ़ा था मुद्रा पर नियंत्रण रखना है, पैसे पर। अगर पैसा मार्केट में ज़्यादा आ गया तो महंगाई बढ़ेगी, और अगर पैसा मार्केट में कम पहुंचा या लोगों के पास पैसा है ही नहीं तो फिर इन वस्तुओं की कीमत गिरने लग जाएगी। जो अमरूद 20 रुपया किलो के हिसाब से मार्केट में बेचे जा रहे हैं और लोगों पे 20 रुपया भी नहीं है खरीदने के लिए, तो उनको खरीदेगा कोई नहीं। जब कोई नहीं खरीदेगा तो अमरूद सड़ेंगे, तो इसलिए मजबूरन हमको 15 या 10 रुपया किलो में देने पड़ेंगे। तो जब जो वस्तु की कीमत है उस कीमत से कम रेट में हम जो सामान बेचेंगे तो फिर भी घाटा है। या अगर हम वस्तु की कीमत के हिसाब से ज़्यादा रेट में हम सामान दे रहे हैं तो महंगाई बढ़ रही है। तो इन दोनों चीज़ों पर नियंत्रण रखना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है कि हमें डिमांड को भी समझना है और सप्लाई को भी समझना है। ये है आपकी अर्थव्यवस्था। क्लियर है बात।
एक एक व्यक्ति है अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। ये व्यक्ति कहते हैं कि इकोनॉमी क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। तो ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझना या पढ़ना या अध्ययन करना ही इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है। कि एक व्यक्ति के लिए जो दिन में जो चीज़ की जाती है, और इकोनॉमी को ही जो है हम अर्थशास्त्र को हम विज्ञान का पाठ भी कहते हैं और एक कला भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अलग अलग अर्थशास्त्रियों के उसको लेकर अलग अलग मत हैं। तो हमें अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ लेकर चलना है तो हमें सबसे पहले दो तीन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए कि एक तो जो डिमांड है लोगों की, उस डिमांड के साथ साथ हमें उस वस्तु की पूर्ति होना अनिवार्य है। जिसके लिए जो लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें जूता चाहिए भैया, किसका? यह मान लेते हैं जूता चाहिए पूमा का, हमें पूमा का शूज चाहिए। पूमा के शूज की डिमांड हो गई मान लो 100 लोगों की, और जूते हमारे पास 50 हैं। तो हमको टाइम से पहले पहले 50 और जूते बनाने चाहिए, जिससे कि हम उसकी रेट वही रखें और लोगों को हम दे सकें और रोज़गार आगे बढ़ सके। लेकिन अगर हमारी कंपनी जूते नहीं बना पा रही है या हम बाहर से नहीं खरीद पा रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि किसी को कैसा भी कोई डाउट नहीं होगा। हम अर्थव्यवस्था समझ रहे थे, अर्थव्यवस्था का हमने मतलब समझ लिया, और अमर्त्य सेन के बारे में हमने देखा, एडम स्मिथ के बारे में देखा, उनकी एक विशेष पुस्तक है उसके बारे में भी हमने समझा, जो कि 1776 में लिखी गई, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। किस किस तरीके से होती है अर्थव्यवस्था? दो तरीके से होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है सरकारी। हम दोनों को मिलाकर चलते हैं, वो होती है मिश्रित। ये कहानी हमने समझी और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में यहाँ तक की वीडियो आ जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर यहाँ तक क्लियर है, जिससे कि मैं आगे पढ़ाना आपको स्टार्ट करूँ और फिर मैं आपको बताऊँ कि जो इकोनॉमी है और अर्थव्यवस्था जो है, इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं अपनी को, एक तो माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो के बारे में मैंने बता दिया कि जो माइक्रो है ये किसी एक व्यक्ति से संबंधित है कि पहले वो इनकम उसकी होगी, उसके आधार पर जो है वो अपना खर्चा तय करेगा या अपना बजट तय करेगा। लेकिन अगर वहीं देश की बात की जाए तो वो पहले जो है अपना जो है विकास दर तय करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ कितना विकास करना है, फिर जो है पैसा जुटाएंगे। तो उन्होंने को पैसा जुटाने के लिए उनके पास टैक्स है, आरबीआई है, पीएफ फंड है। पीएफ फंड से लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उनको समझेंगे बारीकी से। तो फिर क्या करते हैं कि सरकार ने आरबीआई से पैसा भी ले लिया या मान लो टैक्स भी आ गया, लेकिन फिर भी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो फिर सरकार लेगी कर्ज, और कर्ज के जाल में सरकार फंस जाएगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भारत सरकार के पास कर्ज कैसे हुआ या किस लिए हुआ। एक दौर तो ऐसा आ जाएगा कि हम ब्याज देने के लिए ही कर्ज लिया करेंगे, हमारे ऊपर ब्याज ही इतनी हो जाएगी कि हम उस ब्याज को चुकाने के लिए ही कर्ज लिया करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमी है हमारी, हम उसको दो भागों में पढ़ते हैं, ओल्ड इकोनॉमी और एक है आपकी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। न्यू इकोनॉमी ये जो है 1947 से लेकर 1991 तक है, और ये जो है फिर 1991 से लेकर अब तक है, चल रही है ये। क्लियर है बात? अब इसके बारे में हम आपको कल समझाएंगे कि ये क्या है। इन दोनों बातों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप हमें बताइए कि क्या आपके समझ में ये बात आई, जो बेसिक बात हमने इकोनॉमी को लेकर करी, या इसके फादर को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है, तो आप आराम से कह देंगे एडम स्मिथ है। क्लियर है बात? उनकी कौन सी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशन है, जो कि 1776 में जो है प्रकाशन की गई और जो है उसको छापा गया या उस पर लेख लिखा गया, उसमें सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? और फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमने देखा कि भारत की इकोनॉमी के जनक किसको कहा जाता है, तो अमर्त्य सेन को कहा जाता है। और भी अर्थशास्त्री हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन सिंह, इन लोगों का अलग योगदान देखने को मिलेगा, तो हम बताएंगे। और मैंने कहा कि अर्थशास्त्र का मतलब ये है कि हमें दो तीन चीज़ों को समझना होता है। एक तो उत्पादन को, कि हम कितना उत्पादन कर रहे हैं, क्या हम उत्पादन उस क्वांटिटी में कर पा रहे हैं या नहीं जितनी लोगों की डिमांड है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कोड बनाने का काम है तो मैं जो कोड बना रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मेरी डिमांड कोड की 100 कोटों की है और मैं 50 कोटी बनाकर दे पा रहा हूँ, तो इट्स वेरी बैड। हमें 100 का ही बनाना चाहिए, अलग फैक्ट्री लगानी चाहिए या और लोगों को जोड़ना चाहिए। तो एक उत्पादन को समझना है, एक उपभोग को समझना है, लोगों की डिमांड को समझना है और मुद्रा पर नियंत्रण रखना है। ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया तब भी टेंशन है, या पैसा कम है तब भी टेंशन है। दोनों बात आपके समझ में आ गई होंगी।
और इसके बारे में हमने क्या समझा कि इकोनॉमी को जो हम पढ़ेंगे 2 भागों में पढ़ेंगे। ये पूछ रहा था कि इकोनॉमी कितने भागों में पढ़ी जाती है, तो माइक्रो और मैक्रो 2 भागों में पढ़ी जाती है। माइक्रो एक किसी व्यक्ति संबंधित है, किसी एक विशेष व्यक्ति संबंधित है कि वो कितना पैसा कमाएगा या कितनी उसकी सैलरी है, इनकम है, उसके आधार पर जो है वो खर्च करेगा। और दूसरी है कि देश के लिए कि एक हम जो है पहले विकास दर फिक्स करेंगे कि हमें इतना विकास इस फील्ड में करना है, किसानों के लिए इतना पैसा हमें देना है, खेती पर इतना ध्यान देना है, और हमें जो है इतनी वैकेंसी गवर्नमेंट को देनी है, इतने लोग हमें गवर्नमेंट के लिए चुनने हैं, है ना, आर्मी पर इतना खर्च करना है, सेना पर इतना खर्च करना है। ये पहले हम फिक्स करेंगे और फिर उसके लिए हम पैसा जुटाने का प्रयास करेंगे। पैसे जुटाने के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शन बचते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहला है टैक्स और नॉन टैक्स से, या कुछ सरकार के पास संपत्तियाँ होती हैं एक्स्ट्रा जो पड़ी हुई हैं जिनको वो बेच दे, है ना, कुछ जगह पड़ी हुई हैं, कुछ इलाके हैं, उनको बेचकर भी वो जो है पैसा कमा सकती है या ले सकती है। तीसरा ऑप्शन बचता है कि आरबीआई हमारे पास है, आरबीआई से हम पैसा लें। आरबीआई में हमने अब एक फिक्स कर दिया है कि हम 115 करोड़ का तो गोल्ड रखेंगे, और जो है बाकी जो हमारे पास 85 करोड़ है उसके हमारे पास डॉलर होने चाहिए, तब हमें आरबीआई पैसा जो है देगा प्रिंट करके। अभी हम इन सारी बातों को समझेंगे आने वाली वीडियो में। तो एक वीडियो में सिर्फ इतना समझाया गया, आप उतना समझ लें, और इतना अगर आपके समझ में आ गया है तो बेहद अच्छी बात है, जिससे कि हम आगे प्रयास फिर करेंगे। और सभी लोगों को अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।